जय हिंद दोस्तों। चलिए आज की हमारी जो क्लास होगी वो एकदम बेहतरीन तरीके से करना, किसका, बिहार डीएलएड और बीएड 2024 में जो एग्जाम होगी उसका साइंस और एसएसटी का, है ना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उस सारे क्वेश्चंस को लेकर के हम यहाँ पे आए हुए हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो होगा। ठीक है, और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दिए आप सभी लोग जो सब्सक्राइब नहीं किए, ताकि और भी जो वीडियो होंगे वो आप तक पहुँच जाएगी, जो क्लासेस होगी आप तक पहुँच जाएगी। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हर क्वेश्चन को डीपली एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, है ना, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए बिना कॉन्सेप्ट का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या करा है, हमारा पहले क्या होगा, एसएसटी का। पहले हमारा क्या एसएसटी पेपर पढ़ते हैं। पहले क्या लिखा है कि सर भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था। भारत में कहाँ की बात कर रहा है वो, इंडिया में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था। 1926 में, 1930 में, 1927 में, या फिर आपका 1929 में कब पारित हुआ। तो फटाफट से कमेंट में बताइए। कमेंट में आप आंसर लिखो जल्दी से जल्दी स्पीड में कि सर ए बी सी और डी नंबर के साथ आंसर कीजिएगा, नंबर के साथ आंसर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या होगा कि सर 1 का हो जाएगा ए नंबर, कब, 1926 में, है ना, 1926 में हमारा क्या है, यह मजदूर संघ अधिनियम क्या हुआ था, पारित हुआ था, जिससे सारे मजदूरों को इक्वली आपका राइट मिल सके। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किसकी बात कर रहा है, यह फंडामेंटल ड्यूटी की बात कर रहा है। फंडामेंटल ड्यूटी, है ना, फंडामेंटल राइट एक अलग होता है, एक हमारा है फंडामेंटल ड्यूटी की बात कर रहा है। अगर ड्यूटी हो तो सर ड्यूटी जो हमारी है यह किस देश से लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटी आपका किस देश से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, या फिर आपका ऑस्ट्रेलिया से, रूस से, अमेरिका से, ब्रिटेन से, इसमें से किससे लिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको हुआ कि हमारा जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है कि आपका जो भी ये प्रस्तावना की भाषा हो गई, या फिर समवर्ती सूची, मेन अगर आप रखें तो जो पूछा है समवर्ती सूची किससे लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है ना। उसके बाद फिर हमारा क्या होगा कि संसद में जो दोनों सदनों की जो बैठक होती है उसके बारे में से बात हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, रूस में से किसको लिया, तो रूस में लिया गया आपका फंडामेंटल ड्यूटी का, रूस से लिया है क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज को किससे लिया गया, मूल कर्तव्य, इसको क्या कहते हैं, मूल कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया, इसमें आपका फंडामेंटल राइट, है ना, मूल कर्तव्य इसको बोल सकते हो आप। क्लियर है, क्या हो गया, मूल कर्तव्य आपका अमेरिका से क्या हो जाएगा, मूल कर्तव्य, है ना, आपका कर्तव्य तो हो गया मूल अधिकार, है ना, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट आपका हो गया। ब्रिटेन से क्या लिया गया, आपको फटाफट बता दिए तो इस मिनट में, है ना। इस ब्रिटेन से क्या लिया गया है आपका, इसमें होगा आपका एकल नागरिकता, क्या हो जाएगा, एकल नागरिकता का जो थ्योरी है वह कहाँ से लिया गया हम लोगों ने, तो हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है। या फिर द्विसदनीय जो होता है हमारा, है ना, द्विसदनीय जो हमारी काम करती है, द्विसदनीय, क्लियर, यह भी कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। तो ऐसे कुछ ऑप्शन हमारे होंगे, तो ये आप लगा सकते हो आंसर। यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, आंसर नंबर बी कि सर रूस से लिया गया हमारा क्या, तो आपका, तो रूस से क्या लिया गया, हमारा फंडामेंटल ड्यूटी लिया गया, और अमेरिका से फंडामेंटल राइट लिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। फटाफट सबके सब सब्सक्राइब कर दिया ताकि और भी क्वेश्चन होंगे आपको उसमें मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सर श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिला, श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिला। बोले सर ये तो पता करें, स्वतंत्रता मिलेगा 1947 में, 48 में, 47 में, 50 में, बट किससे मिला, तो यह भी ब्रिटिश का, है ना, किसका था, ब्रिटिश का, यह भी हमारा ब्रिटिश का क्या था, गुलाम था, है ना, यह भी ब्रिटिश का एक उपनिवेश था, ब्रिटिश का क्या था, एक उपनिवेश था, जो कब यह हमारा क्या हुआ, आज़ाद हुआ, कब इसमें से 1948 में किया गया आज़ाद, या फिर आपका 43 में, 47 में, या फिर 1950 में। तो कब किया गया था, 1948 में इसको क्या कर दिया गया था, फ्री कर दिया। 1948 में ये हमारा आज़ाद हो गया, किससे, ब्रिटिश से हो गया, है ना। और इसके बाद ये श्रीलंका जो पहले थी, श्रीलंका इसका नाम पहले नहीं था, पहले इसका नाम क्या था, सिलोन। श्रीलंका का पहले जो नाम थी वो क्या था, श्रीलंका के पहले नाम क्या था, सिलोन था। वो सिलोन से फिर 1972 में, अगर ये पूछ दे क्वेश्चन कि 1972 में क्या था, सिलोन कन्वर्ट हो गया किसमें, श्रीलंका में कन्वर्ट हो गया, है ना। ये सिलोन किस में कन्वर्ट हो गया, फिलहाल 1972 में श्रीलंका में, किसमें, श्रीलंका में यह कन्वर्ट हो गया। ठीक है, श्रीलंका में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक, अगले आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि सर न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया था। क्या वो रूजवेल्ट थे, एडम स्मिथ थे, फ्रेडरिक विलियम था, या फिर जॉर्ज वाशिंगटन थे। कि न्यू डील को किसने लागू किया था, अमेरिका के राष्ट्रपति, हमारे भारत के बारे में बात नहीं हो रही है, किसकी बात कर रही है, अमेरिका की बारे में बात कर रही है। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था। न्यू डील हमारा क्या था, कि एक टाइम था अमेरिका में जब आर्थिक मंदी आ गई थी, क्या हो गई थी, आर्थिक मंदी छा गई थी, यहाँ पे आर्थिक मंदी आ गया था। उस मंदी से उबरने के लिए उन्होंने क्या किया, न्यू डील लगाया गया था। कब, तो 1933 से,
है ना, 1933 में लगाया गया था। 1933 से 1936 के बीच में किसके द्वारा? बोले सर इस टाइम पर अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति थे हमारे कौन? तो ये डी रूजवेल्ट, है ना, डी रूजवेल्ट आपके जो थे, ये हमारे थे आंसर। वहाँ पे आंसर नंबर ए आपका हो जाएगा। ठीक है, किसको लेकर के? तो आर्थिक मंदी को लेकर के। किसको लेकर के था हमारा? आर्थिक मंदी को लेकर के था। आर्थिक मंदी जो थी, उस आर्थिक मंदी को समाप्त करने के लिए, यानी कि उससे लड़ने के लिए क्या किया गया? तो 1933-36 में क्या न्यू डील का राष्ट्रपति द्वारा लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आ रहा है कि सर क्वेश्चन नंबर 5 करिए कि बालाघाट खानों में, कौन से खानों में? बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? बालाघाट खानों में किस खनिज का क्या जाता है? मैग्नीज का, एल्युमिनियम का, कॉपर का या चूना पत्थर का? इसमें से कौन सा हमारा होगा? तो इसमें से आसान आंसर क्या है कि मैग्नीज का। किसका? मैग्नीज का बालाघाट में इसका खनन किया जाता है। किसका खनन किया जाता है? तो बालाघाट में हमारा मैग्नीज का। वैसे बालाघाट है कहाँ पे? तो बालाघाट आपका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में इसका हमारा लोकेशन हो गया। बालाघाट कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। जो किसके लिए आपका फेमस है? तो मैग्नीज की खनन के लिए। किसके लिए? मैग्नीज की खनन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13, है ना। कॉपर, कॉपर Cu हो गया हमारा। चूना पत्थर जिसको बोलते हैं COH, क्लियर है, COH आपको होल 2 बताया गया था। आगे फटाफट देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 कि सर भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया, भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है? योजना आयोग पर, निर्वाचन आयोग पर, राष्ट्रपति पर या प्रधानमंत्री पर, है ना, या किस पर हमारा है? क्या कर रहा है? निर्वाचन की प्रक्रिया योजना आयोग पर निर्भर करता है, निर्वाचन आयोग पर करता है, राष्ट्रपति पर, किस पर? इलेक्शन कमीशन होता है निर्वाचन आयोग आपका, क्लियर है। या वो आपका निर्वाचन की प्रक्रिया किस पर है? आपका निर्वाचन आयोग पर। किस पर करता है हमारा? तो निर्वाचन आयोग पर यह काम करती है। किस पर करती है? तो निर्वाचन आयोग पर करती है। किस पर करेगी आपकी? तो निर्वाचन आयोग। यहाँ से आंसर लगा दो। क्या आंसर नंबर बी नंबर आपका हो गया। आंसर नंबर क्या हो गया? बी नंबर इज द करेक्ट आंसर हमारा हो गया। और ये जो निर्वाचन आयोग है ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है ना। इंडिपेंडेंट का मतलब है किसी दूसरे पे यह डिपेंडेंट नहीं है ना, स्वतंत्र है, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट बॉडी हमारा। यह स्वतंत्र आपका निकाय इसको बोल सकते हो, स्वतंत्र इकाई हमारा है जो किसी और से भी यह डिपेंडेंट नहीं होता है ना। अगले क्वेश्चन नंबर हमारा क्या फिर? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 सर यंग इंडिया किसकी पत्रिका है? क्वेश्चन क्या कर रहा है? यंग इंडिया किसकी पत्रिका है? तो ये भी आपने अगर पढ़ा होगा पहले से कि आपको आसानी से यह पता होगा कि सर यंग इंडिया सुभाष चंद्र बोस ने लागू किया, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। यंग इंडिया एक इंग्लिश पत्रिका थी। यह क्या था हमारा? एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था, इंग्लिश पेपर था, है ना। ये क्या था? एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था जो किसके द्वारा चलाया गया था? तो महात्मा गांधी के थ्रू। किसके थ्रू चलाया गया? महात्मा गांधी के थ्रू चलाया गया था। आंसर नंबर बी आपका हो जाएगा, है ना। और ये एक सर्टेन टाइम तक चला था, 1919 से लेकर के 1933 तक ये यंग इंडिया जो हमारा था यह फंक्शन कर रही थी, यानी कि यंग इंडिया जो इंग्लिश पेपर थी यह छप रही थी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कर रहा है कि सर राज्यसभा का सभापति कौन होता है? किसका? राज्यसभा का। आपने पढ़ा होगा, एक सिस्टम होगा, पढ़ा होगा पार्लियामेंट, है ना। पार्लियामेंट, या पार्लियामेंट क्या होता है? पार्लियामेंट 3 पार्ट से मिलकर बनती है। एक होता है राज्यसभा, दूसरा होगा लोकसभा और तीसरा होगा कौन? प्रेसिडेंट। तीसरा कौन होता है? प्रेसिडेंट आपका। तो राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, इन तीनों से मिलके कौन बनता है आपका? पार्लियामेंट बनता है। तो कह रहा है कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, जो सभापति होंगे वह कौन होंगे? तो राज्यसभा के सभापति कौन होंगे? आपके उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति आपके सभा के हमारे क्या होंगे? तो सभापति होंगे। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका हो जाएगा। अब प्रेजेंट में अगर पूछा जाए तो हमारे उपराष्ट्रपति कौन है ना, आपके उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पूछा जाए उपराष्ट्रपति कौन है, या फिर इसी को ये कह दे कि उपराष्ट्रपति के अलावा कि अभी राज्यसभा का सभापति कौन है? तो जगदीप धनखड़, है ना। कौन है? जगदीप धनखड़, क्लियर है। जगदीप धनखड़ आपका इसमें हो जाएगा, है ना। जगदीप धनखड़ आपका हो जाएगा कौन? तो उपराष्ट्रपति अभी है। ठीक, अगले क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 क्या कर रहा है कि सर निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह कार्यशील जनसंख्या है? मतलब जो आपका फंक्शन करता हो, ये कौन सा वर्ग है? कौन सा वर्ग एज में दिया गया है वर्ग आपका उम्र जो कार्य करने के योग कार्यशील है? 15 से 30 साल, 15 से 60 साल, 30 से 60 साल, 15 से 50 साल। एक देखो, आपको काम के लायक तक कम है। जब आप 15 साल के जाते हैं, 15 साल कम से कम थोड़ा सा समझने लायक हो गया, वो 10th पास हो गया। इसके बाद वो कोई आदमी रिटायर कब होता है? कम से कम 60 साल।
60 साल तक वो काम करती है, देखा है 15 से 60 साल तक को कहा गया क्या, कार्यशील। यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट होती है और 60 साल तक कोई इंसान चाहे तो वह इजीली फंक्शन कर सकता है, वर्क कर सकती है ना। उसके बाद थक जाता है इंसान, है ना, तो उसको रिटायरमेंट कर दिया जाता है, रिटायर दे दी जाती है, जब आप रिटायर्ड हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 10, UNO है ना, UNO यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन UNO की बात कर रहा है, कि जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ हिंदी में। वह वर्ष को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किसको, UNO को, है ना। UNO को किस वर्ष, 2002, 2004, 2001 या फिर आपका 2006 में। तो कब किया गया था, 2001 में किया गया था। कब किया गया था, 2001 में इसको हमारा नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा क्या, निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य फसल नहीं है, मतलब जो है सर जो खाने वाला फसल नहीं है। ये तो आसान सा है सर, चावल खाते हैं हम लोग, गेहूँ खाते हैं, मक्का खाते हैं, वैसे कपास तो खाते नहीं है। कपास हमारा, कपास का या तो कपड़ा बनेगा या फाइबर बनेगा या तो हमारा ये क्या बनता है, इसके पेपर बनता है। तो आंसर नंबर क्या आ गया, C नंबर। ये C नंबर क्या आ गया, कपास आपका खाद्य फसल नहीं है। कपास आपका क्या है, खाद्य फसल नहीं है। इससे क्या बनता है, फाइबर बनती है ना। ये क्या बनेगा हमारा, ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, फाइबर के लिए, फाइबर के लिए, है ना। ये फाइबर हमारा क्रॉप है। अगला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि सर बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। आपको देखो बिहार स्पेशल हमने एक आपका एक सेशन ले लिया है ना, बिहार स्पेशल को लेकर के, कि बिहार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वहाँ पे हमने आपको करा दिया है ना। एक बार उसको देख भी लीजिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और साथ ही साथ ये टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, है ना। टेलीग्राम कौन सा, तो VVI अकेडमी, VVI अकेडमी जो आपका यहाँ लिखा हुआ है ना, इसी पे आपका एक बना हुआ है क्या, टेलीग्राम चैनल। आप टेलीग्राम जा करके सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। आरा में, पटना में, गया में, मोतिहारी में। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी आप लगा सकते हो कि सर छोटी सी बात है कि आपको पता होगा कि हमारे बिहार का सबसे जो डेवलप्ड एरिया कौन सा है, पटना है हमारा। तो पटना में ही सबसे पहले क्या होगा, नगर निगम की स्थापना की गई होगी, है ना। अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है फिर भी आप इसको लगा सकते हो। तो कब किया गया था, 1952 में। 1952 में पहली बार नगर निगम की स्थापना बिहार में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे, पटना में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर, नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी। यह कौन सी नदी पे हमारा यह बना हुआ है, बताना आपको कहाँ पे बना हुआ है। तो ये तो हमारा है, यह धुआंधार जलप्रपात जो है यह कहाँ पर है, तो हमारा नर्मदा नदी पर है। कौन नदी पर है, नर्मदा नदी पर। और साथ ही साथ यह मध्य प्रदेश में, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी के कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। आंसर नंबर क्या हो गया, A नंबर, है ना। A नंबर आपको याद रखना है कि यह धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में। किस नदी में है, तो नर्मदा में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। फटाफट बता दिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा है ना। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए ताकि और भी जो क्वेश्चंस आपको होंगे वो आप तक पहुंच जाएगी, मिल जाएगी, है ना। बेल आइकन को भी आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, आते क्या है कि हमारा एक व्यक्ति, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने लगाया था। एक व्यक्ति, एक साम्राज्य और एक नेता का जो नारा है किसने दिया, हिटलर ने, मुसोलिनी ने, बिस्मार्क ने, इनमें से किसी ने नहीं। किसने दिया, तो हिटलर ने दिया था। किसने दिया था, वही हिटलर जो जर्मनी को पुनः स्थापित करने में एक बेहतर रोल प्ले करता है और जिससे एक तानाशाह के रूप में भी देखा जाता है। किसके रूप में, तानाशाह के रूप में भी इसको एक देखा जाता है कि इन्होंने काफ़ी तानाशाही को, हिटलर मत बनो, है ना, हिटलर शाही क्यों कर रहे हो, तो तानाशाह के रूप में देखा गया। ठीक है, आंसर नंबर हमारा A नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई, है ना। अगर आपको एक क्वेश्चन इसमें से और पूछ दे कि नाजी पार्टी को किसने बनाया, तो नाजी पार्टी ज्वाइन किसने की थी, तो हिटलर ने। नाजी पार्टी को भी क्या किया, हिटलर ने ज्वाइन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा सेशन में क्या था कि 16 नंबर, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई। आपका बाघ परियोजना कब लगाई जाती है, ये परियोजना जो लगाया जाता है किसको, ये टाइगर को बचाने के लिए। किसको बचाने के लिए, टाइगर को बचाने के लिए, जैसे हाथियों को बचाने के लिए आपका एलिफेंट प्रोजेक्ट चलाया गया, टाइगर बचाने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया, है ना, डॉल्फिन बचाने के लिए डॉल्फिन प्रोजेक्ट चलाया गया। हर चीज़, किसी भी जानवर को जिसकी संख्या कम होने लगती है तो उसको बचाने के लिए उसके लिए एक प्रोजेक्ट चलाया जाता है, एक प्रोग्राम चलाया जाता है कि उसको बचाया जाए। तो कब चला, 1972 में, 1973 में, 1970 में या 1975 में। यह कब हमारा लागू किया गया था, तो आपको पता होगा कि सर यह 1973 में लगाया गया था। कब से, तो 1973। आंसर नंबर क्या हो गया, B नंबर हो गया। इसका मेन प्रॉब्लम हमारा जो मोटो था क्या था, टू सेव द टाइगर। टाइगर को क्या करना है, सेव करना है, टाइगर, सेव टाइगर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देखो फटाफट से क्वेश्चन, एकदम बेहतरीन सब क्वेश्चन लिखा है आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन एक डेयरी पशु नहीं है, पशु नहीं है, कौन सा डेयरी पशु नहीं है। डेयरी मतलब दूध के अकॉर्डिंग,
गाय, भैंस, ऊंट, बकरी। अब बताइए इसमें डेयरी के लिए हम किसको नहीं पालते हैं, डेयरी के लिए किसको नहीं पालते हैं, है ना। सिंपल सी बात है कि सर गाय, भैंस, बकरी तो ठीक है, ये ऊंट को हम दूध के लिए स्पेशली तो नहीं पालते हैं, है ना। ऊंट को कहते हैं क्या, मरुस्थल का जहाज, शिप ऑफ डेजर्ट। क्या कहा गया, शिप ऑफ डेजर्ट, है ना, कि मरुस्थल का जहाज, मरुभूमि का जहाज कहा गया किसे, तो ऊंट को। क्यों, क्योंकि इसके जो पैर होते हैं ना, पैडेड होता है, गद्देदार होती है, पैर जो होती है वो क्या होता है, पैडेड यानी गद्देदार, जाके वह पैर उसके बालों में धंसता नहीं है और काफ़ी टाइम तक यह चलते रहती है, क्योंकि इसके पास हम्प होते, इसमें पानी जमा होता है। क्वेश्चन 18 तो क्या करा है, इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है, इसमें से कौन सा परिवहन मार्ग नहीं है। सड़क में चलते हैं हम लोग, जल मार्ग होता है, वायु मार्ग होता है, ये पर्वत शिखर मार्ग कब से होने लगा भाई, इसमें कौन जाएगा, इसमें चढ़ने के लिए उतना। अब किसी को स्केटिंग करने का, घूमने का, ट्रैवलिंग करने का शौक होगा तभी तो जाएगा, नहीं तो हम परिवहन के लिए तो पर्वत शिखर का कोई मार्ग यूज नहीं करते हैं, है ना। आंसर नंबर क्या हो गया हमारा, डी नंबर आपका हो गया। अगले क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे, है ना। ये एसएसटी का आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था, किसका, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था, कि संपूर्ण क्रांति से आप क्या समझते हैं, लोकतंत्र की स्थापना, या फिर आपका निर्वाचित सरकार को बदलना, या फिर आपका सैनिक तंत्र की स्थापना, या फिर आरक्षण की मांग। इसमें से किसको किया गया था, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य जो था वह मेनली था निर्वाचित सरकार को बदलना, निर्वाचित सरकार को बदलना। इस आधार पे हमारा जो है यह संपूर्ण क्रांति चलाया गया था। इसको, संपूर्ण क्रांति को स्टार्ट किया, चलाया गया था। तो संपूर्ण क्रांति को शुरू किसने किया था, तो ये भी जानते हैं, तो 1974 में। कब, 1974 में सबसे पहली बार संपूर्ण क्रांति किया था किसने, जेपी नारायण, यानी जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, हमारा जयप्रकाश नारायण जो थे उन्होंने क्या किया था, सबसे पहली बार इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। किसको हटाने के लिए, निर्वाचित सरकार को बदलने के लिए, ठीक है। अगली क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ये क्या कर रहा है कि सर समुद्री मार्ग, किस मार्ग को, समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण कर सबसे पहले किसने किया, समुद्री मार्ग से सबसे पहले जो भ्रमण किया यह किसने किया, कोलंबस ने किया, मैगलेन ने किया, कैब्रल ने किया, कैंटन कुक ने किया, किसने किया, तो आपको पता होगा फर्डिनेंड मैगलेन, है ना। ये फर्डिनेंड मैगलेन जो है फर्डिनेंड मैगलेन, इन्होंने सबसे पहले यह पूरा अर्थ का एक चक्कर लगाया, किसके थ्रू, तो हमारे समुद्री मार्ग से। फिर उन्होंने बताया कि द अर्थ इज़ नॉट फ्लैट, अर्थ जो हमारा है, अर्थ फ्लैट नहीं है, फ्लैट मतलब चपटा नहीं है, अर्थ फ्लैट नहीं होता है, नहीं होता है। किसने कहा, फर्डिनेंड मैगलेन ने कहा, फर्डिनेंड मैगलेन ने यह बात बताई, जो कहाँ के थे, पुर्तगाल के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, पुर्तगाल के ये रहने वाले थे, ठीक है। अगली पार्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या आ रहा है, 21, है ना। एक क्वेश्चन और लिखा है आपका, किस वर्ष हिटलर ने वर्साई की संधि को अस्वीकार कर दिया था, है ना। किस वर्ष हमारे हिटलर साहब ने वर्साई की, किसको, वर्साई की संधि को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार उन्होंने कब कर दिया, 1938 में किया, या फिर आपका 1935 में किया, 1919 में किया, या फिर आपका 1939 में किया। फटाफट बता दीजिए कब किया था, है ना। ये वही हिटलर है जिन्होंने जर्मनी में, है ना, और हिटलर के कारण ही हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार होता है, वर्ल्ड वार 2 जो होती है वह हिटलर के कारण से ही होता है। तो कब, तो 1935 में, 1935 में उन्होंने वर्साई की संधि क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, कि नहीं हम इस संधि को नहीं मानते। ये संधि क्यों, क्योंकि ये संधि जो हमारा था ये जर्मनी के को एक अभिशाप के रूप में, है ना। ये वर्साई की संधि जो थी जर्मनी को एक अभिशाप के रूप लग रहा था, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे ऐसे हमारे सेक्शन जोड़े हुए थे जो जर्मनी को एक तरह से बर्बादी की तरफ ले जा रहा था, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, इसको कंप्लीटली खत्म कर दिया। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है क्वेश्चन विज्ञान का। अब यहाँ से क्या होगा, साइंस की यहाँ से शुरू होगी। अभी हम लोगों ने एसएसटी का पढ़ लिया, अब आते हैं साइंस के क्वेश्चन से, जो कि आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी होगी आपकी। जितने भी बेहतरीन से क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, है ना। अब देखते हैं साइंस का। साइंस के पोर्शन में जो आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्या करा है साइंस के पोर्शन से क्वेश्चन नंबर 1 क्या करा है कि सर इसका 21 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, निम्न में से कौन खरपतवार नाशक नहीं है। क्या करा है, इसमें से कौन सा खरपतवार नाशक नहीं है, सबसे बड़ा क्या करा, नहीं है। क्या 2,4-D है हमारा, या फिर DCMU है हमारा, है ना, या फिर आपका VAM है ना। VAM को बोलते हैं आपका वैसिकुलर, V4 वैसिकुलर, A4 ऑर्बिसेकुलर, और M4 आपका माइकोरिजिया, है ना, माइकोरिजिया आपको कहलाता है VAM। फिर या फिर एजेंट ऑरेंज, इसमें करा एजेंट ऑरेंज क्या था हमारा, एजेंट ऑरेंज एक केमिकल थी जो कि आपको
जंगलों को ख़त्म करने के लिए, जंगलों को ख़त्म करने के लिए क्यों, यह फर्स्ट वर्ल्ड वार में ही इसका उपयोग किया गया था। किसको, फर्स्ट वर्ल्ड वार में, ताकि हमारे जो भी सैनिक छुपे हुए थे किसमें, जंगलों में, तो उसको मारने के लिए एजेंट ऑरेंज का उपयोग किया गया था। किसका, एजेंट का उपयोग किया गया था। तो यहाँ पे आपकी जो आंसर हो जाएगी वह खरपतवार नाशक में कौन सा आपका हो जाएगा, तो सर VAM। यहाँ पे जो आंसर आपका क्या हो जाएगा, VAM जो है यह आपका एक खरपतवारनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया, भाषा पूछना है। अंग्रेजी, हिंदी, अरबिक, उर्दू, इसमें से कौन सी भाषा से ली गई है, तो आपको पता होगा मानसून शब्द जो है एक अरबिक लैंग्वेज से लिया है। किससे, अरबी भाषा से लिया गया। आंसर नंबर सी होगा। और हमारे बिहार का प्रथम भाषा कौन सा है, तो बिहार का कौन सा है, हिंदी है ना। बिहार की भाषा है हमारा प्रथम भाषा, बिहार की प्रथम भाषा है। और ये उर्दू जो हमारा क्या है, सेकंड भाषा। उर्दू क्या हमारा सेकंड भाषा है। सेकंड भाषा कहाँ का, तो बिहार का। अगला क्वेश्चन ये मैंने पढ़ा दिया है ना। क्वेश्चन नंबर 23 क्या, निम्नलिखित में से कौन कवक के उदाहरण हैं, क्या वो टॉडस्टूल है, या फिर आपका पुकिनिया है, या फिर यीस्ट है, या फिर इसमें से सभी है। इसमें से कौन से हैं, तो टॉडस्टूल, पुकिनिया, यीस्ट, ये सब के सब क्या है हमारे एक किस में आएगा, तो सब के सब जो होंगे वह कवक होंगे। सब के सभी क्या होंगे, कवक होंगे। तो ये हमारा क्या आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। और ये जितने भी हैं ये सब के सब क्या है, परजीवी हैं। सबके सब क्या आपके परजीवी हैं, है ना। परजीवी यानी कि दूसरे पर डिपेंडेंट है, दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, है ना। और कुछ कवक हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी होता है, यूजफुल, तो कुछ हानिकारक भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसे एक मृत यांत्रिक ऊतक माना जा सकता है। मृत यांत्रिक ऊतक किसे मान सकते हैं हम लोग, एरन कायमा, कॉलन कायमा, पेरन कायमा, या फिर स्केलेरन कायमा, इसमें से किसे माना है क्या, मृत, यानी कि क्या है, मृत पूछना है। देखो ये जो कॉलन कायमा होती है यह होता है जीवित। कॉलन कायमा जो होगा ये क्या होगा, जीवित कहलाएगा, जीवित ऊतक कहलाएगा, जीवित ऊतक, है ना, जीवित ऊतक। और यहाँ जो हमको पूछ रहा है मृत की पूछ रहा है, तो मृत कौन सा होगा, तो मृत हो जाएगा आपका स्केलेरन कायमा। मृत कौन सा हो जाएगा, स्केलेरन कायमा। ये जो आपका है मृत होता है, ये कैसा आपका मृत ऊतक है, ये कैसा आपका मृत ऊतक होता है, ये क्या होगी मृत। और सिंपल होता है ये हमारा क्या है, जो सेल वॉल इसको बोलते हैं, कोशिका भित्ति, है ना। ये कोशिका भित्ति की मोटी सी परत इसको बोलते हैं स्केलेरन कायमा, हमारा ये उसी का ऊतक हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर आपका किससे संबंधित है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, या रेडियोधर्मी पदार्थ, इसमें से किससे संबंधित है। तो ये सीधा आंसर मैंने कई बार कराया भी है, यह ध्वनि प्रदूषण से रिलेटेड है। किससे, ध्वनि प्रदूषण से। आपका आंसर नंबर क्या आ गया, सी नंबर कि सर आपका ग्रीन मफलर जो है वह ध्वनि प्रदूषण से आपका रेस्पॉन्सिबल है। और ध्वनि प्रदूषण का 80 डेसिबल से ज़्यादा, है ना, 80 डेसिबल से ज़्यादा का जो ध्वनि होता है वह प्रदूषण के रूप में, ध्वनि प्रदूषण के रूप में रखा गया है। और नॉर्मली जो हम लोग बात करते हैं वह 50 से 60 डेसिबल तक का हमारा क्या होता है, उसका वो मेजरमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 26 पे कि सर निम्नलिखित में से किसे द्विखंडन होता है। किस में आपका क्या होता है, द्विखंडन, अमीबा में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में, इनमें से सभी में किस में द्विखंडन होगा। क्या अमीबा में होगा, बिल्कुल होगा। पैरामीशियम में, इसमें भी होगा। यूग्लिना में, इसमें भी होगा। इसका मतलब सर सब के सब में हो जाएगी। इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। हिंदी में कहें तो आपका द्विखंडन, और अगर इंग्लिश में कहें तो बाइनरी फिजन आपका कहलाता है। बाइनरी फिजन आपका, है ना, बाइनरी फिजन आपका कहलाएगा, बाइनरी फिजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। कौन चुंबक, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार का छड़ का यानी रॉड का उपयोग करते हैं हम लोग। क्या वो इस्पात का बना होगा, क्या वो पीतल का बना होगा, क्या वो नरम लोहे का बना होगा, या फिर आपका इनमें से किसी का नहीं बना होगा। तो आपने पढ़ा होगा सॉफ्ट आयरन कोर, क्या होगा, सॉफ्ट आयरन, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, सी नंबर, सॉफ्ट आयरन, यानी कि नरम लोहा, है ना। आयरन जिसका एटॉमिक नंबर कितना, फेरस यानी कितना होता है, 26 होता है, एटॉमिक नंबर 26, और फॉर्मूला क्या होगा, Fe, फेरस। ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 को आप ध्यान से देखो क्या लिखा है, गैस पदार्थ में कणों के बीच की गति होती है। गैस के पदार्थ के बीच में अगर गैस होगा तो उसके पदार्थ में जितने भी होंगे तो वो क्या होगा, काफ़ी दूर दूर होते हैं। दूर दूर होने का मतलब क्या हो गया, अगर यह गैस होगा
वहीं अगर ये लिक्विड अगर होगा, क्या कहलाएगा, अगर लिक्विड, उसके बीच का इंटरमोलिकुलर गैप जो होता है थोड़ा सा कम होगा। वही अगर सॉलिड होगा तो क्या होगा, बहुत ही कम, यानी कि पूरा का पूरा एकदम पूरा डेंस होगा, एकदम पूरा एक दूसरे से क्या होगा, एकदम क्लोजली कॉम्पैक्ट होगा, है ना, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर जिसको बोल सकते हो आप, ये आपका सॉलिड होता है। तो ये कह रहा है कि गैस की कौन सी उसमें से गति होती है, यादृच्छिक होती है या फिर आपकी रैखिक होती है, वृत्तीय होती है, संस्पंदनात्मक होती है। तो क्या होगा, यादृच्छिक। यादृच्छिक मतलब कौन सा कण किधर जाएगा, नहीं जाएगा, इसको किसी को मालूम नहीं है, ये उसको बोलते हैं रैंडम मोशन। क्या कहेंगे इसे, रैंडम मोशन, है ना। अंग्रेजी में कहें तो रैंडम मोशन, हिंदी में कहें तो यादृच्छिक गति आपका होता है ना। और इसके जो अंतराण्विक बल होते हैं वो काफ़ी कमज़ोर होगा। क्या होगा, अंतराण्विक बल का इसका कमज़ोर होगा, उससे थोड़ा मजबूत इसका, सबसे मजबूत किसका होगा, अंतराण्विक बल हमारा ये। अंतराण्विक जो गैप होता है दो अणुओं के बीच, सबसे ज़्यादा किस में होगा, गैस में, उससे कम लिक्विड में, सबसे कम किस में होगा, आपका सॉलिड में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या करा है कि जब किसी पेड़ की शाखा को हिलाया जाता है तो पके हुए फल शाखा से नीचे गिर जाएंगे। तो यह उदाहरण है किसका, न्यूटन के गति का प्रथम नियम, गति के द्वितीय नियम, गति के तृतीय नियम, या फिर इनमें से सभी, किसका यह एग्जाम्पल है। तो आपने पढ़ा होगा, आपको मैंने बताया कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार कि जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तब तक वो अपने सेम पोजीशन को मेंटेन रखता है। जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो वह क्या होगा, अचानक से टूट के वह नीचे गिर जाएगा। तो हमने एक्स्ट्रा फोर्स लगाया, एक्स्ट्रा फोर्स हिलाया उसको, तभी तो जाकर के आम गिरा ना। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ लग जाएगा। न्यूटन ने कितने नियम दिए थे, 3, 1 2 3, है ना। इसी फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, जड़त्व का नियम। दूसरे नंबर को संवेग का नियम भी कहा जाता है, संवेग नियम और संवेग का नियम। तीसरे नियम क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया भी कहा जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया। तो जो भी लिखा होगा आप उसको तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा है, सर किसी विद्युत बल्ब में 220 वोल्ट तथा 100 वाट का अंकित है। यानी कि 220 वोल्ट का मतलब हो गया हमारा क्या, कि ये क्या दिया हुआ है, वोल्ट दिया हुआ है, V बराबर यानी कि 220 वोल्ट, है ना, 220 वोल्ट हो गया। वाट यानी कि पावर दिया हुआ है 100 वाट। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रेरित करते हैं तो उसमें द्वारा प्रेरित शक्ति कितनी होगी। अच्छा, ये V1, ये P1, और उसके बाद ये V1 हो गया। फिर V2 कह रहा है कि 110 वोल्ट है, तो आप निकालो P2 बराबर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन कर रहा है आपका, पहले तो बताओ कि P का फॉर्मूला क्या होगा। बोले सर P बराबर होता है V²/R प्लस, कन्फर्म ले, यस सर, है ना। ये दिया हुआ था तो इसको हटा करके थोड़ा साफ लगा लेते हैं। आपको यहाँ तो लिखा हुआ है ना, V1 P1 V2, P2 निकालना है, P2 आपको निकालना है। तो P बराबर क्या होगा कि सर V²/R। हमको क्या निकालना है, आपका P दिया हुआ है, तो R बराबर क्या होगा, V²/P हो जाएगा, V²/P हो जाएगा यहाँ पे R बराबर। तो V²/P, तब इसमें से दो कंडीशन होगी, R1 और R2 निकल जाएगा। तो R1 R2 बराबर आपका जो हो जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, R1 बराबर क्या हो जाएगा सर V² कितना है 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट का स्क्वायर बटे P कितना, बोला सर 100 प्लस, ठीक है सर। दूसरा वाला पार्ट क्या, दोनों को बराबर कर देते हैं। दूसरा क्या है सर, इसका है 110 वोल्ट, 110 का स्क्वायर बटे P2। सर ये भी तो पता नहीं, यही तो निकालना है आपको, ठीक है निकाल देते हैं। इसको इससे गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो P2 बराबर क्या हो जाएगा कि सर 110 का स्क्वायर गुना 100, गुना 100 हो जाएगा ना, गुना 100 बटे 220 का स्क्वायर, यानी कि 220 गुना 220 हो जाएगा, क्योंकि इधर ये ऊपर नीचे आ जाएगा ना। ठीक है, 1 0 1 0 1 0 1 0 खत्म हो गया। बच गया कितना सर, 110 गुना 110 बटे 22 गुना 22 होगा। क्या यहाँ तक की बातें समझ में आ रही है बात आपको, है ना, समझ में आया कि नहीं जी, आ गया ना। अब यहाँ से देखो आपका आसानी से कट जाएगा, क्या यह बनेगा। आगे इसको सॉल्व कर दो कि सर इसको कटाइएगा तो 22 पंचे 110, फिर 22 पंचे 110 बचे 25, कितना हो गया 25 वाट आपका हो जाएगा, 25 वाट। आंसर क्या होगा आपका, आंसर नंबर डी नंबर आपका हो गया। फार्मूला थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको कि R बराबर क्या होता है, P बराबर V²/R, R बराबर V²/P, उसका फार्मूला लगा दिया है ना। इसको एक बार देख लीजिएगा फिर से, अगर प्रॉब्लम होगा तो। 31 नंबर क्वेश्चन है कि पत्तियों में फ्लोएम कहाँ रहता है, पत्तियों में फ्लोएम कहाँ रहती है, निचले और ऊपरी एपिडर्मिस पे, संवहनी बंडल के पृष्ठ तरफ, पत्तियों के नीचे एपिडर्मिस की तरफ, या जाइलम की तरफ। फटाफट आंसर करो, आंसर आपको फटाफट करना है स्पीड में सबको। आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसमें कि सर पत्तियों के नीचे एपिडर्मिस की तरफ, आंसर नंबर सी आपका हो जाएगा, है ना। ये जो हमारा है यह एक ऊतक की तरफ, फ्लोएम जो हमारा है, फ्लोएम हमारा क्या एक ऊतक है ना, फ्लोएम ऊतक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, फटाफट बताया जाए। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर कीजिए।
स्पीड में आंसर करिए सबके सब। निम्नलिखित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं है? तो सर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है कि सर वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब वेलोसिटी क्या हो गया सर मीटर पर सेकंड, और नीचे को सेकंड क्या हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोला ठीक है। इस मीटर को लिख सकते हैं किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोला ये भी ठीक है सर। तो किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर सेंटीमीटर बन सकता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन सकता है, सर किलोमीटर पर सेकंड तो नहीं बन सकता। यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो यहाँ स्क्वायर कहाँ भाग गया, उड़ गया इसका स्क्वायर। इसी को कर देंगे, ये हमारा गलत एरिया है, गलत पार्ट है हमारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या करा है कि सर प्रोटॉन की खोज, किसकी खोज? प्रोटॉन की खोज किसने किया था? प्रोटॉन की खोज किसने किया? चैडविक ने किया, जे थॉमसन ने किया, गोल्डस्टीन ने किया, या फिर रदरफर्ड ने किया? किसने किया? तो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? तो जे थॉमसन ने किया। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? जे थॉमसन ने करी। रदरफोर्ड ने किसका खोज किया? तो नाभिक का, है ना, किसका खोज किया? नाभिक का खोज किसने किया? तो रदरफोर्ड ने किया। उसके बाद गोल्डस्टीन ने किसका खोज किया? तो सर प्रोटॉन का, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का। और चैडविक साहब ने किसका किया? तो चैडविक साहब ने किया न्यूट्रॉन का खोज। किसका खोज? न्यूट्रॉन का। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? प्रोटॉन का। तो सर गोल्डस्टीन आपका आंसर आ गया, है ना। आंसर नंबर क्या हो गया? सी नंबर आपका हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, दूरदृष्टि दोष वाले आंख साफ साफ देख सकते हैं। आपको मैंने सर बताया होगा कि जो प्रॉब्लम होता है ना वही चीज़ वो आसानी से देख सकता है। इसका मतलब है दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है किसको? दूर की वस्तुओं को, है ना। ठीक है। या फिर आपको निकट की वस्तुओं को, या फिर इसमें बड़ी वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो दूरदृष्टि वाली वस्तु की जो है नज़दीक की वस्तु को साफ साफ नहीं दे सकता। यहाँ किसको है? किसको साफ दे सकता है? तो सर दूरदृष्टि दोष है ना, इसका मतलब दूर की वस्तु उसको साफ साफ दिखेगी। दूर की वस्तु, है ना, दूर की वस्तु कहाँ लिखा है? दूर की वस्तु को वह साफ साफ देख सकता है। बोले सर कैसे? वही तो प्रॉब्लम है। मतलब जो प्रॉब्लम है बस वही दिख सकता है उसको अच्छे से। यह बात याद रखिएगा आप, इस बात को आप हमेशा याद रखना कि जो दोष है ना उसी को वह अच्छे से देख सकता है, उसी पार्ट को। नज़दीक निकट दृष्टि दोष होगा तो क्या होगा? नज़दीक की वस्तु को अच्छे से देख सकता है वो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा का केंद्र है? भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा का केंद्र है, यह पूछ रहा है। क्या वो नरोरा में है, कैगा में है, या फिर आपका रावत भाटा में है, या फिर आपका तारापुर में है? यह कह रहा है कि कहाँ पर आपका हमारा, कहाँ पर यह स्थापित किया गया? तो ये सबसे जो आगे हमारा सबसे पहला वो कौन सा था? तो तारापुर। कहाँ पे था हमारा? तारापुर। तारापुर कहाँ पर है सर? तो तारापुर आपका महाराष्ट्र में। तारापुर कहाँ पर है? यह महाराष्ट्र में है ना। महाराष्ट्र में आपका तारापुर आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है। तारापुर में यह बनाया कब गया था? तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में इसको बनाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, फटाफट बताया जाए। 36, कोशिका भित्ति किसके आसपास पाई जाती है? कोशिका भित्ति किसके आसपास? प्रोकैरियोटिक कोशिका के आसपास, शैवाल कोशिकाएं, पादप कोशिकाएं, उपरोक्त में से सभी। यहाँ किसकी बात कर रहा है? कोशिका भित्ति। अंग्रेजी में कहें तो सेल वॉल। सेल वॉल किसके पास होता है? आपको मैंने बताया सिर्फ व सिर्फ पादप में, यानी कि सिर्फ व सिर्फ प्लांट में ही पाया जाता है, प्लांट के अलावा और किसी में नहीं होता यह। तो ये क्या हो जाएगा आपका? पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका का सबसे बाहरी परत, सबसे क्या होगा? बाहरी परत, है ना। बाहरी परत जो होता है वह क्या कहलाता है? आपका सेल वॉल कहलाता है। ठीक है। अगली पार्ट देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका मैंने पढ़ा था ना, पुरानी सेल है और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियस आपकी नहीं होगी, विदाउट न्यूक्लियस की होती है वो, है ना। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है। इनमें से कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? एक होता है ऊष्माशोषी, एक हमारा क्या है? ऊष्माक्षेपी। ये किसकी बात कर रहा है? ऊष्माक्षेपी की बात कर रहा है। तो सर ऊष्माक्षेपी क्या होगा? जो हीट को क्या करे? रिलीज करे, है ना। हीट क्या करेगा? निकालेगा, रिलीज करेगा, है ना। क्लियर है? हीट क्या कर रहा हो? रिलीज करेगा, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी ऊष्माक्षेपी। त्वरित चूना के साथ जल की अभिक्रिया करने पर, या फिर पानी का पतलापन होना, या फिर आपका पानी का वाष्पीकरण होना, या फिर आपका क्या हो रहा है? कपूर का ऊर्ध्वपातन होना। इसमें से कराए कि किसका, इनमें से कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आपका
हो जाएगा। तो फटाफट से अब बताओ इसमें से आंसर क्या हो जाएगा कि सर ऊष्मा किस में निकल रही है, तो त्वरित चूने के साथ जल की अभिक्रिया करके। जैसे अब चूना के साथ पानी में चूना मिलाओगे ना तो वो उबलना शुरू हो जाएगा, उबलते उबलते फिर क्या होगा, वो ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब अब उसका सारा एनर्जी क्या होगा, हीट निकल गया, अब बेचारा शांत हो गया, है ना। अब उसके पास ताकत बचा नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, फटाफट बताया जाए स्पीड में, है ना। क्या हो गया, जोश ठंडा हो गया आप लोग का, नहीं ना। हाउ इज द जोश, हाय सर, वेरी गुड। चलिए, निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। किसको, नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है कि सर जैसे ही किसी को ना एसिड में मिलाएंगे, जब नीले लिटमस पत्र को एसिड में मिलेगा तो वह लाल बन जाएगा। कैसा बनेगा, एसिड को मिलाएंगे नीले लिटमस पत्र से चेक करेंगे तो वह लाल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देखना पड़ेगा सर इसमें से एसिड कौन सा है, इसमें से एसिड कौन सा है। CH3OH एल्कोहल हो गया सर, इसको हमारा गोली, है ना। SCOH ये भी नहीं हो गया, है ना, ये वाला पार्ट हमारा नहीं होगा। क्लियर है, SCOH हमारा है फॉर्मिक एसिड है। हाँ जी हाँ, SCOH, ठीक ठीक ठीक, फॉर्मिक एसिड है ना जी, हाँ सही बात सही बात। ये वाला एरिया ये हमारा क्या है, फॉर्मिक एसिड। एसिड ही तो खोज रहे हैं ना हम लोग, फॉर्मिक एसिड आपका हो जाएगा। और ये आपका CH3COH, ये आपका ये एसिटिक एसिड है। ये क्या है आपका एसिटिक एसिड, एक आपका फॉर्मिक एसिड, एक आपका एसिटिक एसिड। यहाँ तो आंसर दिया हुआ है बी और सी दोनों, बी और सी दोनों, डी नंबर आपका हो जाएगा। एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड दोनों, क्योंकि दोनों एसिड हमारा है ना, एसिड को खोजना था। क्वेश्चन नंबर 39, एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 10 है, तो ठीक है सर, परमाणु संख्या अगर 10 है तो उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है। कौन कथन हमारा क्या है वो सही है, क्वेश्चन नंबर ये निकालना है। या एटॉमिक नंबर 10 किसका होता है सर, नियॉन का। एटॉमिक नंबर 10 है ना, जिसमें क्या आता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये सब क्या है आपके अक्रिय गैस है, नोबल गैस है। यहाँ देखो लिखा हुआ है, यह क्या अक्रिय गैस है। ठीक है, आंसर नंबर क्या हो गया आपका, सी नंबर आपका आंसर हो गया। सिर्फ और सिर्फ सी आपका आंसर होगा। या फिर यहाँ लिखा है क्या यह एक धातु है, अधातु है। यहाँ देखो एक अक्रिय गैस में, यह किस में आएगा, अक्रिय गैस में आपका हो जाएगा। ठीक है, इसको नोबल गैस बोलते हैं। आंसर नंबर क्या होगा, सी नंबर। ठीक, ये 39 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर कि सर 10 सेंटीमीटर 2 और 20 सेंटीमीटर, है ना, इसका ये दिया गया है। और कह रहा है कि दो क्षेत्रफल के दो तनी हुई झिल्लियों को एक ही गहराई पर एक तरल में क्षैतिज और रूप से रखा जाता है। तो आप बताओ कि 10 सेंटीमीटर की 2 और 20 सेंटीमीटर की दो क्षेत्रफल की दो तनी हुई, है ना, 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर होगा। ये वाला पार्ट यहाँ पे नहीं होगा। 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर के दो क्षेत्रफल की दो तनी हुई झिल्लियों को एक साथ, यहाँ पर भी नहीं होगा ये, है ना। सेंटीमीटर क्षेत्रफल के दो तनी हुई, अच्छा सर रुको, है ना, ये जो क्वेश्चन है ये इस तरह से लिखा है, एरिया दिया है ना, ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये दो नहीं स्क्वायर पे लिखा हुआ है। ये आपका पहला एरिया दिया हुआ है क्या, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा एरिया क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी, ये दिया हुआ आपका, है ना। तो फिर कह रहा है कब उसका कि तरल क्षैतिज रूप से रखा जाता है तो द्रव द्वारा उत्पन्न उन पर लगने वाले दबावों का अनुपात एक ही गहराई में रखा गया ना। गहराई जब सेम होगा, सेम गहराई में जब रखा जाए तो उस पर इक्वल ही लगेगी। तो इक्वली कौन दिखा रहा था, ये बी नंबर दिखा रहा है 1:1 का। क्यों, गहराई क्या है, सेम है, एक ही गहराई में रखा गया उसको। तो आंसर क्या होगा 1:1। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। गहराई पर डिपेंड करता है उसका लगने वाला दबाव। ठीक, इसी के साथ हमारा आज का ये 40 क्वेश्चन का मैंने पढ़ाया आपको, जिसमें साइंस भी था और प्लस SST भी था आपका, दोनों को मिला करके, है ना। आपके जो बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चन 40 मैंने कराया आपको, ये सारे क्वेश्चनों को आप रिपीट कर लीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने क्लास को पूरा अच्छे से देखा और आंसर आप लोगों ने सही से किया होगा, है ना। और सबके सब यहाँ पे जो नए बच्चे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि और भी जो क्वेश्चन होंगे वो आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास आज का कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।